हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है और ये सुनने में भी आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज जो है वो सितंबर में आने वाली हैं। तो किसी भी चीज़ की तैयारी जो है वो पहले से पहले ही करके जो है वो रखी जाती है। अब जब पहले वैकेंसी आएंगी और जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो, अगर आप उससे पहले जो है वो तैयारी करने की सोचें तो मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी तैयारी हो पाएगी जितनी कि हम पहले से पहले करके रखें। चलिए, इसी बात को कट शॉर्ट करते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग अपना ऑनलाइन बैच जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन भी लोगों को अगर ऑनलाइन बैच लेना है, उसमें डेमो लेना है, तो वो इसके लिए उन्हें एक प्रोसेस जो है वो करना होगा। इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है, इंग्लिश सूत्रा, ये आपको ऐप जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। नहीं तो हम इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप जो है इंग्लिश सूत्रा में आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपके पास जो एक मैसेज आएगा कि आप कौन सा कोर्स देख रहे हैं। आप उस पर टीजीटी पीजीटी लिखिएगा, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और पहले 5 दिन केवल डेमोज हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप जो है उस पर दिए हुए नंबर पे जो है वो ले सकते हैं। चलिए, अब ये तो मैंने आपको ऐप के बारे में और ऑनलाइन बैच के बारे में बताया। मैंने जो आपकी लेक्चर सीरीज जो लिटरेचर की स्टार्ट कर रखी है, उसमें मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था वो प्यूरिटन एज पे बताया था। और प्यूरिटन एज में मैंने आपको बताया था किस तरीके से जेम्स वन के राज्य में, जेम्स वन के लिए इंग्लैंड को रूल करना मुश्किल क्यों था। जेम्स वन के बारे में बताया था, चार्ल्स वन के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि सिविल वॉर आया था, उसके बाद पार्लियामेंट का शासन जो है वो क्रॉमवेल का जो शासन है वो इंग्लैंड पर हो गया था। और चार्ल्स सेकंड के आने के बाद मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई थी। ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड बताया था प्यूरिटन एज का। प्यूरिटन एज का जो महानतम कवि है, वो महानतम जो कवि था वो था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अपने प्यूरिटन एज को द एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। और मिल्टन के जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, मिल्टन की तरफ जो लोग जो देखते हैं कि जो है वो एक ब्लाइंड पोएट होने के बाद भी मतलब वो शुरू से ब्लाइंड नहीं था, लेकिन ब्लाइंडनेस के बावजूद उसने अपना जो मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट करा। और मिल्टन का स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। यही सब चीजें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। मैं आप लोगों को जितनी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको शॉर्ट में सारी चीज बताती चल रही हूँ। उसके जो मेन राइटर्स हैं, मेन भी, और जो ऐसा है कि जो राइटर्स के बारे में जो कवर नहीं भी किए जाते हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को जॉन मिल्टन के बारे में बताना शुरू करती हूँ कि जॉन मिल्टन, इनका जन्म हुआ था 1608 में। ये तो चीजें सबको ही खैर पता ही रहती है। और मृत्यु हुई थी 1674 में। देखिए, मिल्टन जो है ही जब मिल्टन बहुत ही एक जो है एक नेचर जो है उसकी एक उसके अंदर एक धार्मिक और वैसी नेचर थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू गो फॉर चर्च, कि वो चर्च में एंट्री करना चाहता था, चर्च में कोई जो है एक पोस्ट लेना चाहता था। लेकिन जब उसने चर्च में बहुत ज्यादा जो है इतना ज्यादा उसने वहां पे करप्शन देखा, तो उसने जो है वो चर्च में जाने का इरादा छोड़ दिया। और उसने ये सोचा, वो हमेशा सोचता था कि उसके अंदर पोएट बनने की क्वालिटीज हैं, लेकिन पोएट बनने के लिए उसने सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। तो वो होटन जो है जगह पर वो चला गया, अपने घर पे होटन गया, जहां पर उसने 7 इयर्स तक जो है वो पढ़ाई करी। बहुत डीप जो है वो उसने पढ़ाई किया। और होटन पीरियड का रिजल्ट था उसका कि उसकी जो ट्विन पोएम्स कही जाती हैं, अलीग्रो, इल पेंसिरोसो, कॉमर्स एंड लाइसिडास, ये उसकी होटन पीरियड की पोएम्स हैं,
जो ये अलीग्रो एंड ईल पेंसिलोसो यस की जो है ट्विन पोएम्स मानी जाती हैं। एनकॉमस एंड लाइसिडास जो है वो पोएम्स उसने अपने होटन पीरियड में लिखी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 1638 में मिल्टन जो है वो एक कॉन्टिनेंट के टूर पे जो है वो निकल गया, और लेकिन 15 ही महीने में उसे वापस आना पड़ा जब उसे ये पता चला कि सिविल वॉर तो होके ही रहेगा। मिल्टन जो है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करता था और इस जो है वो एक फर्म्स जो है वो सपोर्टर था पार्लियामेंट का, क्रॉमवेल का, और जो है उसने पार्लियामेंट के सपोर्ट में ही काफी सारी चीजें जो है लिखी। 1643 में मिल्टन ने शादी करी। 1643 में कुछ डेट्स हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। 1643 में मैरी पवेल से शादी करी जो कि एक रॉयलिस्ट की बेटी थी। 1643 में मिल्टन ने उसकी मिल्टन ने 3 शादियां करी। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था मैरी पवेल, और ये वो एक रॉयलिस्ट की बेटी थी, और उस मिल्टन में उसमें 18 इयर्स का फर्क था। शी वाज 17 इयर्स ओल्ड की 17 साल का फर्क था। और जो है ये जो यूनियन थी ये बहुत अनहैप्पी जो है वो यूनियन थी। शायद जो है वो मिल्टन के घर की एक जो सौम्bre जो है जो उसकी बहुत सीरियसनेस थी, प्यूरिटनिज्म था, उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि शादी के कुछ समय बाद ही वो मिल्टन को छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए मिल्टन ने डॉक्ट्रिन जो है ऑफ डिवोर्स जो है वो ट्रैक्ट्स लिखे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के जो कानून थे वो बहुत ही ज्यादा सख्त थे डिवोर्स लेने के लिए। तो उसने उसके ऊपर ट्रैक्ट्स लिखे कि डिवोर्स लिख के कानूनों में ढील देने के लिए। खैर उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ, मैरी पवेल कुछ समय बाद वापस आ गई, और उन लोगों में बहुत अच्छी जो है वो तो नहीं थी, जो है किसे कहना चाहिए एक जो बॉन्डिंग, तो लेकिन मैरी पवेल से इसके 3 बेटियां थी, और उसकी अपनी बेटियों से भी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसमें कहा भी गया कि अनफिलियल कंडक्ट था उसकी बेटियों का, क्योंकि वो उससे जब वो ब्लाइंड हो गया था तो वो उसको जो है उसके लिए पढ़ती नहीं थी, और वो जो है वो उसके लिए मतलब उसको पढ़ के देने का काम नहीं करती थी, और बिल्कुल भी उसके प्रति सपोर्टिव जो है वो नहीं थी। तो मिल्टन का जो पारिवारिक जो रिलेशनशिप था, चाहे अपनी वाइफ से हो या अपनी बेटियों से हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके बाद 1643 में मैरी पवेल से शादी होने के बाद इसके बाद यहाँ पे मिल्टन जो है वो टोटली ब्लाइंड हुआ था 1652 में। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन पार्शियल ब्लाइंडनेस तो उसको आने लगी थी, लेकिन टोटली जो ब्लाइंड हुआ था वो हुआ था 1652 में। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड। अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति टूट जाता है। अब यहाँ पे मिल्टन के एक और चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मिल्टन का एक जो कंट्रोवर्सी थी, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर इसके बाद आपको बताती हूँ। देखिए मिल्टन के कैरियर की ये एक जैसे कहना चाहिए एक कंट्रोवर्सी थी मिल्टन के उसमें। सेलेनेशियस नाम के व्यक्ति को चार्ल्स सेकंड के द्वारा अपॉइंट किया गया था उसके फादर को सही ठहराने के लिए और उनकी हत्या को गलत ठहराने के लिए, और उसने उस पर काम भी किया। तो मिल्टन ने इसके विरोध में एक किताब लिखी थी, और जिस किताब का नाम था डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। अगर क्या क्वेश्चन है कि डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल क्यों लिखी गई, तो ये इसलिए लिखी गई क्योंकि चार्ल्स सेकंड ने सेलेनेशियस को अपॉइंट करा था अपने फादर को सही ठहराने के लिए। तो उसके विरोध में उसने एक किताब लिखी थी डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके वर्क्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अलीग्रो और ईल पेंसिलोसो। जो अलीग्रो है उसमें हैप्पी मैन के बारे में बताया है। उसमें हैप्पी मैन के बारे में जो है खुशी के बारे में बताया है, और ईल पेंसिलोसो में जो है वो पेंसिव मैन या
सोच विचार, सोचने की सोच या दुखी इंसान या पेंसिव मैन के बारे में बताया गया है। तो दोनों पोएम्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सोना जो है वो व्यक्त करती हैं। अलीग्रो हैप्पी मैन, इल पेंसिलोसो पेंसिव मैन, यानी कि दुखी व्यक्ति के बारे में जो है वो बताया गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो पोएम है ये ऑक्टासिलेबिक जो है वो कपलेट्स में लिखी गई है। ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई हैं। कपलेट होता है दो लाइन की जो पोएम्स होती हैं उन्हें कपलेट कहा जाता है। ऑक्टासिलेबल का मतलब होता है 8 सिलेबल। 10 सिलेबल की जो लाइन होती है उसे जो है वो पेंटामीटर कहते हैं, इसे टेट्रामीटर जो है वो कहा जाता है। तो ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में जो है वो लिखा गया है। इसी तरह आराम से आपको मीटर के बारे में भी समझाऊंगी कि मीटर क्या होता है। ये रटने की चीज नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जरूर समझाऊं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसके मास्क के बारे में आप लोगों को बताऊं। कॉमर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमर्स जो है वो एक मास्क है। मास्क जो है वो होता है जिसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जो है वो प्रदर्शन करते हैं। ये लडलॉ कैसल में हुआ था और किसके सम्मान में हुआ था? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में हुआ था। कि उनको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में क्यों हुआ था? क्योंकि इनको जो है गवर्नर ऑफ वेल्स बनाया गया था और उनके उपलक्ष्य में ये लडलॉ कैसल में ये जो है कॉमर्स जो है वो मास्क करा गया था। कॉमर्स मास्क को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे जो है कॉमर्स जो है वो इसका जो है जो इसका हीरो है, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कॉमर्स जो है एक गॉड जो है वो एक इमेजिनरी गॉड है जो कि सेरस और बेकस का जो है वो बेटा है। सेरस और बेकस का बेटा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सेरस जो है वो एन्चेंट्रेस थी, यानी कि जादू टोना करने वाली जो है वो ऐसा, और बेकस ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन जो है, गॉड ऑफ वाइन, एंड ये एन्चेंट्रेस। तो इसकी स्टोरी इस तरीके से दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं इसमें कॉमर्स में एक जो है प्योरिटी को जो है वो ऊपर रखा गया। तो स्टोरी ये है कि एक जो है वो लड़की है जिसका नाम नहीं दिया गया, लेडी, वो अपने भाइयों के साथ जो है वो एक जंगल में जाती है और भाई जो है वो उसको एक जगह पर छोड़कर रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर जो है वो जो कॉमर्स है वो केश बदल कर उसके पास आ जाता है और चूंकि अपनी मदर की तरह ही वो भी एक एन्चेंटर होता है, तो वो जो है उस लोगों को पीने के लिए जो है कुछ एक ऐसा जो है पोषण देता है जिसको पीने के बाद वो लोग जानवरों में बदल जाते हैं। लेकिन जो वो लेडी है वो उसकी बातों में नहीं आती। हालांकि वो एक एन्चेंटेड चेयर पे बंधी रहती है लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती है। तो जो गाइडिंग स्पिरिट है वो उसके भाइयों को बताती है कि इस तरीके से उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ। जब वो लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसने अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ा है, वो उसके टेम्पटेशंस में नहीं आई है और उसने जो है वो जो मैजिकल पोशन है वो नहीं लिया है। तो वो लोग जो है वो इन्वोक करते हैं। किसे इन्वोक करते हैं? सबरीना को। सबरीना जो कि गॉडेस ऑफ रिवर को जो है वो इन्वोक करते हैं और चूंकि उस लड़की की प्योरिटी, लेडी की प्योरिटी की वजह से गॉडेस ऑफ रिवर खुद उसे बचाने के लिए जो है वो आती है। तो एक कहीं ना कहीं इसका जो है वो मैं आपको इसकी कुछ लाइंस हैं जो पढ़कर आपको बताती हूँ इसके बारे में, जो मैं आपको इसके लाइंस का वर्ड फॉर वर्ड जो है वो उनके मीनिंग बताती हूँ। कि इसमें मिल्टन ने जो बताया है वो प्योरिटी की जीत बताई है। ये पोयम में ड्रामेटिक क्वालिटीज, तो इस मास्क में ड्रामेटिक क्वालिटीज तो बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस समय पे लोगों को वर्च्यू का ही जो है वो ज्ञान दिया जा रहा है। वर्च्यू, नोबिलिटी और वर्च्यू के जो है जो क्या गुण है, क्या अवगुण है, उनको बताया गया है। गुणों को जो है वो अपने लाइफ में जो है वो डालने के लिए बताया गया है। तो इसकी कुछ लाइन्स है जो मैं आपको बताती हूँ। ये उसके लेडी के भाई की जो है वो लाइन्स हैं जिससे पता चलता है कि वर्च्यू के बारे में वो बोल रहा है। ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट, ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट, वो व्यक्ति जिसके अंदर
एक प्रकाश विद्यमान रहता है, मे सिट इन द सेंटर, वो हमेशा बीच में बैठता है, एंड एंजॉय ब्राइट डे, और वो ब्राइट डे को यानी कि सीधा गॉड की लाइट को एंजॉय करता है। बट ही, लेकिन वह, दैट हाइड्स अ डार्क सोल, जिसके अंदर जो है, जिसकी आत्मा जो है वो अवगुणों से भरी हुई है, एंड फाउल थॉट्स, और बुरे विचारों से भरी हुई है, बिनाइटेड वॉक्स अंडर द मिड डे सन हिमसेल्फ हिज ओन डंजियन, वो जो है वो मिड डे सन यानी कि डूबते हुए सूरज के में जो है वो चलता है, यानी कि वो जो व्यक्ति जो है जिसके अंदर गुण भरे हुए होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होता है वो उतना ही चमकदार होता है जैसा कि सूरज, और जो व्यक्ति जो है वो जिसकी आत्मा कलुषित होती है वो उतना ही डार्क होता है जितना डूबता हुआ सूरज, यानी कि अंधेरा कालिमा। हिमसेल्फ हिज ओन डंजन, वो अपने अंधेरे जो तहखाने हैं उनमें जो है वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि हर इंसान को प्योरिटी ऑफ सोल जो है वो अपनानी चाहिए। तो यही इस कॉमर्स का जो है वो एक संदेश था लोगों के प्रति। अब इसके बाद मैं आपको लाइसिडास के बारे में बताती हूँ। तो ये कॉमर्स था जो मैंने मास के बारे में आपको बताया, कहाँ हुआ, कॉमर्स कब आया था, 1634 में आया था कॉमर्स। चलिए, आई होप आपको लाइन्स भी इसके समझ में आए होंगे। अब मैं लाइसिडास के बारे में अगर आपको बताऊं तो लाइसिडास जो है इसको मैं मिटा देती हूँ। लाइसिडास जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है, एक पेस्टोरल एलिजी है, और किसके ऊपर लिखी गई है, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी गई है। एडवर्ड किंग जो कि मिल्टन का साथी था। हालांकि ये कोई बहुत इंटेंस पोयम नहीं है, ये जो है इसके थ्रू मिल्टन ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। पेस्टोरल एलिजी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पेस्टोरल एलिजी वो होती है जिसमें पोएट खुद को जो है वो एक गडरिया समझता है और साथ ही गडरिये की मौत पर विलाप करता है, उसे पेस्टोरल एलिजी कहा जाता है। और एडवर्ड किंग की मृत्यु पर यह लाइसिडास जो पोयम है वो लिखी गई है। और इस पोयम के बारे में जो है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ नहीं है, और इसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ इसलिए नहीं है क्योंकि जो एलिजी होती है उसमें क्या होता है कि शुरू में तो जो है जो पोएट का जो मूड होता है वो एक एलिजियक मूड होता है, एक दुख भरा मूड होता है, मगर अंत तक आते आते या तो वो सरेंडर कर देता है या वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। इस पोयम के माध्यम से मिल्टन ने जो ये बताने की कोशिश की है कि चर्च के में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताया है, और उसने एक ये भी चीज कहा है कि अगर वो इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में चला गया, अगर वो होता तो वो जैसे वो भी चर्च में जाना चाहता था, और वो ये भी कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, मेरे पर ये प्रेशर है कि मुझे फेम और ग्रेट पोएट जो है वो बनना है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं मिले जुले इमोशंस की जो है वो पोएम है। लेकिन इस पोएम के बारे में टेनिसन ने बहुत अच्छे शब्द जो है वो कहे हैं। टेनिसन ने एक लाइन कहकर ही इस पोएम को समअप कर दिया है। टेनिसन के शब्द हैं इस पोएम के बारे में कि Lycidas is the touchstone of poetic taste। तो कह दिया है, आप जानते ही होंगे कि टचस्टोन है, आर्नल्ड का टचस्टोन मेथड भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लाइसिडास इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट है, कि कसौटी है वो एक पोएटिक टेस्ट की। तो इतना कह के टेनिसन ने लाइसिडास को जो है वो समअप कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके एपिक पर जो कि है पैराडाइज लॉस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताऊंगी। इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे बहुत पसंद है पैराडाइज लॉस्ट। तो चलिए मैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपको बताती हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसे हटा देती हूँ। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जब लिखा तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जब लिखा, मिल्टन बूढ़ा हो चुका था। मिल्टन की जो मदद करी उसके जो उसका असिस्टेंट था दैट वाज एंड्रयू मार्वेल, जिसने मिल्टन को हेल्प करी, जो उसका असिस्टेंट था। जब पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया तो दूर दूर से लोग जो है वो उसके अधिकार भी बहुत कम पैसों में जो है वो बेच दिए गए। लेकिन जब ये छपा और फेमस हुआ तो लोग दूर दूर से उस बूढ़े और अंधे पोएट को देखने आते थे जिसने ये पोएम लिखी। हालांकि इस पोएम के बारे में ये कहते हैं कि ये पोएम जो है
ये 12 बुक्स में है ये पोयम। और जब मिल्टन ने इस पोएम को लिखना शुरू करा था तो उसका ये था कि मैं एक ऐसी चीज लिखना चाहता हूँ कि जो अभी तक नहीं लिखी गई है, और वो एक लोफ्टी जो है, वो बहुत लोफ्टी पोएम जो है वो लिखना चाहता था। इसलिए उसने जो है जो म्यूज है पोइट्री के, उनसे भी जो है प्रार्थना करी थी कि उसकी कलम में इतनी शक्ति भर दे कि वो ऐसी पोएम लिख सके कि जो अभी तक ना लिखी गई हो। इस पोएम में मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। इस पोएम में जो है पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन ने थीम यूज करी है वो बाइबल के जो है वेल्यूजन ऑफ थीम ली गई है बाइबल से। और ब्लैंक वर्स मिल्टन ने इसमें यूज करी है। एलिजाबेथन एज से ब्लैंक वर्स का शुरू हुआ था पोएम में। पहले ब्लैंक वर्स ड्रामा में यूज करी गई है, मिल्टन ने इसको पोएम में यूज करा, और मिल्टन के हाथ में आके ब्लैंक वर्स जो है उसने पोएम में लिख के उसको ग्रैंड स्टाइल जो है वो बना दिया है। डेकासिलेबिक लाइंस हैं जो आप जानते ही हैं। ब्लैंक वर्स, अगर आपने ये लेक्चर पहले नहीं देखा है कि जो मैंने ब्लैंक वर्स में बताया तो वो आप देख सकते हैं कि ब्लैंक वर्स जो है वो क्या है कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, लेकिन उसमें राइम स्कीम जो है वो नहीं होती है। तो चलिए फिर पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले ये लिखी गई थी 10 किताबों में, लेकिन बाद में इसे 12 किताबों में कर दिया था। उन्हीं की 2 किताबों को करके 12 किताबों में इसे कर दिया गया था। फॉल ऑफ मैन इसका जो है वो जो है इसमें इसकी मुख्य थीम है, फॉल ऑफ मैन। और ये मीडिया रस से जो है वो शुरू होता है, यानी कि बीच में से जो है वो पोएम स्टार्ट होती है। और इसके बाद इस बात पे बहुत डिबेट होता है कि आखिरकार इस पोएम का जो है वो हीरो कौन है। तो जो है ऑब्वियसली मैन जो है वो इसका हीरो बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका हीरो बाय ऑल एस्पेक्ट्स है सैटर्न। सैटर्न को इसका एस्पेक्ट बनाया गया। इवन विलियम ब्लेक ने मिल्टन के बारे में कहा भी है कि जब मिल्टन जो है वो सैटर्न के बारे में लिखता है तो ऐसा लगता है वो फ्री हो गया है, और जब वो गॉड के बारे में लिखता है तो ऐसा लिखा है जैसे उसको चारों तरफ से बंदिशों में बांध रखा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि विलियम ब्लेक ने बहुत ही फेमस लाइन है विलियम ब्लेक की, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। आपको एक चीज बताऊं कि मिल्टन जो है उसने अपनी जो क्वालिटीज है, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसको जो रेजोनेट करती हैं वो किस में करती हैं, सैटर्न में करती हैं। ऐसा लगता है कि जब मिल्टन ने सैटर्न को क्रिएट करा तो मिल्टन वो सो इगोइस्टिक कि उसको जो है लगता था वो कोई ड्रामा नहीं लिख सकता था, वो कोई कैरेक्टर नहीं गढ़ सकता था, वो केवल जो है ना वो चीज बता सकता था जो क्वालिटी उसके अंदर है। तो वही क्वालिटी हमें किस में देखने को मिलती है, सैटर्न में। सैटर्न का कैरेक्टर इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि उसमें मिल्टन की सारी क्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई अनडाउटेडली द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज मिल्टन, सैटर्न। और इसकी जो 2 बुक्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो पढ़ी जाती हैं, पसंद करी जाती हैं। व्हाई? बिकॉज दीज 2 बुक्स आर डोमिनेटेड बाय सैटर्न। तो इसीलिए वो किताबें जो हैं वो पसंद की जाती हैं। उसके बाद जो बाकी क्यों हैं जिसमें बाइबल के एल्यूजन्स दिए हुए हैं, गॉड के बारे में बताया गया, कहीं ना कहीं वो उनके साथ जस्टिफाई जो है वो नहीं किया गया। और सैटर्न के स्पीचेस को जगह जगह कोट किया जाता है। सैटर्न के कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं आपको जो है सैटर्न की एक स्पीच है जो मैं पढ़ रही हूँ। सैटर्न सबसे इंप्रेसिव कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का। वो कहता है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ, कि जो हमारा दिमाग है ना वो अपने आप में एक जगह है। कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, कि वो हमारा दिमाग एकमात्र ऐसी जगह है जो चाहे तो स्वर्ग को नर्क बना दे और नर्क को स्वर्ग बना दे। इस बात का मतलब ये है कि अगर इंसान चाहे, उसका दिमाग जो है अगर कोई चाहे तो हेवन को भी हेल बना दे, यानी कि अपने नेगेटिव विचारों से जो है वो हेवन को भी हेल बना दे, और अपने पॉजिटिव विचारों से वो हेल को भी हेवन बना दे। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये बहुत ही ज्यादा जो ऑफ्ट कोटेड लाइन है जब वो फॉल ऑफ जो है जो फॉलन एंजल्स का जो है वो वर्णन किया गया है, जिसमें जब रिबल एंजल्स हैं वो जब भगवान के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर देते हैं और भगवान जो है वो उन्हें जो है उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, और जब वो स्वर्ग से गिर रहे हैं और जब वो नर्क में जाके गिरते हैं, नर्क जिसकी राजधानी है पेंडेमोनियम, और वो वहाँ पे बहुत ही उदास से बैठे हुए हैं, तो वो ये कहता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि
नर्क में राज करना बेहतर है बजाय स्वर्ग में चाकरी करने के। तो दीज जो है ये पैराडाइज लॉस्ट जो है, हालांकि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं करती है पैराडाइज लॉस्ट जो है, लेकिन इसकी कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा, कुछ बुक्स कुछ चीजें जो है वो इसकी बहुत अच्छी। एक इसमें जो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि इसमें ग्रैंड स्टाइल है, ये पोयम जो है वो 12 बुक्स में है, मीडिया रस में स्टार्ट होती है। तो ये बाकी की जो ये इसकी क्वालिटीज है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर है, दैट इज सैटर्न। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो उसके बारे में बताया। इसके बाद जो मिल्टन का जो लास्ट वर्क है दैट इज सैमसन एगनिस्टिस। सैमसन एगनिस्टिस, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि सैमसन एगनिस्टिस जो है ये मिल्टन ने जो ये ग्रीक मॉडल में, ये ग्रीक ट्रेजेडी है। हालांकि ये जो है आपकी ये स्टेज पे करवाने वाली क्लोजेट ड्रामा है। ये ग्रीक ट्रेजेडी के सोफोक्लीज की ग्रीक ट्रेजेडी पर मॉडल्ड है। तीनों यूनिटीज को इसमें फॉलो करा गया है। ये एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है एक ऐसा प्ले जो कि केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है और जो है स्टेज पे करने के लिए नहीं होता। इसमें सैमसन नाम के एक रेसलर की जो है वो बारे में बताया गया है। अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि सैमसन जो है वो सैमसन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, और वो जो है ये कहानी गजा में जो फिलिस्तीन लोगों ने उसको पकड़ लिया है। सैमसन की जो ताकत का राज है वो उसके बाल के जो है वो लट में होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में जो है वो बताती हूँ कि सैमसन जो है ये सैमसन की जो कहानी है, एक रेसलर है सैमसन, और इसके थ्रू भी ये कहना चाहिए ऑटोबायोग्राफिकल टच है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में भी है कि वो जो है सैमसन जो है वो बूढ़ा उसके सैमसन जो है वो अंधा हो चुका है। उसको फिलिस्तीन लोगों ने गजा में जो है वो पकड़ लिया है, और उसको जो है वो उसकी जो बालों की लट थी उसको बहुत ज्यादा घमंड था अपनी ताकत पे, लेकिन उसकी जो बालों के लट को ये किन प्रकार जो है वो काट लिया जाता है, और वो उसको एक रिक्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि फिलिस्तीन से कि भाई तुम अपने लिए एक पार्डन जो है वो मांगो। और जब वो जाता है वहां पर सो कॉल्ड पार्डन के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो जिस चेन से उसको बांध रखा है वो खींच के और पूरा का पूरा महल ही जो है वो ध्वस्त कर देता है। इसमें उसने जो कुछ लाइन्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी बहुत तो फेमस जो है वो लाइन्स हैं कि मनोआ जो उसका फादर है वो बोलता है, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वे, कि कोई यहाँ पर जो है कुछ रोने के लिए नहीं है, कुछ विलाप करने के लिए नहीं है, और नॉक द ब्रेस्ट, और ना ही छाती पीटने के लिए। नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट, किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं, कोई घृणा नहीं। डिस्प्रेज और ब्लेम, किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं। नथिंग बट वेल एंड फेयर, जो कुछ भी है सब सही है। एंड व्हाट मेक क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल, और जो कुछ भी है वो मृत्यु जो है वो उसमें शांत जो है वो कर देगी। तो ये जो लाइन्स हैं वो इसमें कहा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल है। अंधा हो चुका है वो भी, पहले वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से जो है वो कंप्लेंट करता है, लेकिन बाद में वो जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो ये मान लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन डीड्स ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डीड्स। तो ये है सैमसन एगनिस्टिस के बारे में जो मैंने आपको बताया। इस पे ये भी आता है सैमसन एगनिस्टिस क्या ग्रीक ट्रेजेडी है या नहीं है। यस, इट इज मॉडल्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी बट इट इज अ क्लोजेट ड्रामा, और ये इसका लास्ट वर्क है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और पढ़ते रहिए,
बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल।